तो दोस्तों एनपीए के टॉपिक में हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं और बात करते हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट एक आस्पेक्ट की, प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क बाय आरबीआई फॉर रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स। जून 2019 की बात है, आरबीआई ने एक फ्रेमवर्क रिलीज़ करा जिसको बोला गया प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क फॉर रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स। अब किसी भी वर्ड में किसी भी सेंटेंस में अगर ये वर्ड प्रूडेंशियल आता है तो उसका मतलब बेसिकली ये होता है कि एक बेटर तरीके से सिचुएशन को बिगड़ने से पहले ही संभाल लिया जाए एक प्रकार से। ये आरबीआई ने इशू करा जब सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीने पहले अप्रैल 2019 में आरबीआई के द्वारा जो गाइडलाइंस इशू करी गई थी कि कैसे उनको जो स्ट्रेस एसेट्स हैं उनका निपटारा करना है, जब सुप्रीम कोर्ट को ये लगा कि यार ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, ठीक है, जो गाइडलाइंस आरबीआई ने इशू करी थी फरवरी 2018 में, अप्रैल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्रक डाउन कर दिया बिकॉज सुप्रीम कोर्ट को लगा इट वाज टू स्ट्रिक्ट एंड हार्श। तो फिर आरबीआई ने बोला ठीक है, अगर स्ट्रेस एसेट्स का निपटारा करना है तो हम उसके लिए प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क लेकर आते हैं फॉर रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस एसेट्स। इस प्रकार का पूरा उसने फ्रेमवर्क बनाया। क्या था ये फ्रेमवर्क, अभी बताता हूँ मैं आपको। ये जो प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क जो आरबीआई ने बनाया, इट वॉज अ सेट ऑफ गाइडलाइंस बैंकों के लिए। आरबीआई तो बिग डैडी का रोल निभाता है। बैंकों को गाइडलाइन दी गई फॉर अर्ली रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस एसेट्स इन अ ट्रांसपेरेंट एंड टाइम बाउंड मैनर। जैसे ही तुम्हें लगेगा अगर कोई भी तुम्हारे द्वारा सर्कुलेट करा गया लोन, आरबीआई ने बोला बैंकों को, जैसे ही तुम्हें लगेगा अगर तुम्हारे द्वारा कोई भी सर्कुलेट करा गया लोन एनपीए बन सकता है, इंतज़ार मत करो उसके एनपीए बनने का, फटाफट से मुझे रिपोर्ट करो, मुझे बताओ, और कुछ कुछ स्टेप्स तुम खुद भी लेना, इसके लिए मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ। ये पूरी की पूरी जो रणनीति थी, इस रणनीति का नाम था प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क फॉर रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस एसेट्स। इसको आप मेंस की आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो एज वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन। अब क्या क्या प्रिंसिपल्स थे? द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग दिस रेगुलेटरी अप्रोच फॉर रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस एसेट्स, ताकि उनको ज़्यादा लंबे समय के लिए एनपीए बनने से रोका जा सके, वो क्या थे? नंबर 1, अगर बैंकों ने काफ़ी ज़्यादा तादाद में पैसे दे रखे हैं अच्छे खासे बोरोवर्स को, उस केस के अंदर अगर बैंकों को ये लगता है कि जो भी बोरोवर्स हैं वो अपना प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट पे करने में डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, डिफ़ॉल्टर बन रहे हैं वो हमारे सामने। अब डिफ़ॉल्टर बन रहे हैं तो आगे चलकर उनका जो लोन अमाउंट है वो एनपीए भी बन सकता है। इसको फटाफट से रिकॉग्नाइज करो ऐसे अकाउंट्स को, ऐसे बोरोवर्स को, और रिपोर्ट करो मुझे। उसके बाद इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत आरबीआई ने कंप्लीट तरीके से आज़ादी दे दी मन मर्जी से कि कैसे लेंडर्स इन दिस केस आर बैंक्स, कि कैसे आप रेजोल्यूशन प्लान्स को डिज़ाइन कर सकते हो और इम्प्लीमेंट कर सकते हो, कि आप अपने हिसाब से अगर आपको लगता है कि किसी भी डिफ़ॉल्टर के इस लोन अमाउंट को आप एनपीए बनने से रोक सकते हो। यू हैव कंप्लीट डिस्क्रिशनरी पावर टू डू दैट। उसके बाद अगर एनपीए की समस्या जो है वो एक से ज़्यादा बैंकों की है, तो आप दूसरे बैंक से भी एक सलाह मशवरा करके, उन्होंने क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी, आप कौन सी स्ट्रेटजी अपना रहे हो, सरकार ने जो इतने सारे जो फ्रेमवर्क जो लॉन्च करे थे, इनमें से या किसी बैंक ने उसको अडॉप्ट करके अपनी मदद कर पाया वो, तो आप साइमल्टेनियसली बड़ी सारी स्ट्रेटजीज को एक हार्मोनाइज वे में यूज़ कर सकते हो फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस एसेट्स।
लेकिन अब जो पहली वाली जो चीजें थी जो वर्क नहीं कर रही थी वो सस्पेंड कर दी गई, और ये बोला आरबीआई ने कि अगर फिर भी आपको लगता है कि सामने वाला बैंक जो है उन्होंने स्ट्रेटेजी अपनाई है आपके बैंक पे वो सूटेबल होगी कि नहीं होगी, कोई बात नहीं, आप एक बारी हमारे साथ सलाह मशवरा कर लेना। तो दिस फ्रेमवर्क सस्पेंडेड ऑल द अर्लियर रेजोल्यूशन स्कीम्स लाइक S4A, SDR और 525 स्कीम एक्सेट्रा, ये सब कुछ ये चलेगी। यानी कि अब आपको टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। क्या बात नहीं है? जब आरबीआई ने इसे खुद ही सस्पेंड कर दिया तो सरकार के द्वारा एनपीए के जो स्टेप्स लिए गए थे वैसे भी ये फ्रूटफुल तो साबित हुए नहीं थे। 4R स्ट्रेटजी फिर भी ठीक थी कि 8.9 लाख करोड़ का जो एनपीए था वो 7.89 लाख करोड़ का हो गया था, लेकिन ये जो सरकार की स्ट्रेटजीज थी S4A या SDR, इसकी वजह से तो एनपीए 2.8 लाख करोड़ से 8.9 लाख करोड़ हो गया था। तो ये तो सबसे ज़्यादा घटिया स्कीम थी। आप बस इनके नाम एक बार के लिए जानकर एक बार बस आप इनके नाम जान जाओ, SDR, S25, AQR, S4A, बस खत्म। आपको इसके अंदर का माल कुछ भी नहीं जानना। उसके बाद आरबीआई ने यह भी बोला कि देखो मेरी निगरानी में यह आ रहा है कि आप लोग ना जब कोई भी बोरोवर का अकाउंट एनपीए होने वाला होता है आप लोग इस बात को आप मुझसे छुपाते हो। अगर आप इस चीज में डिले करोगे इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान या इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स, उस बोरोवर ने कोई ना कोई चीज तो गिरवी रखवाई होगी तो उसको मतलब बेसिकली बेच कर पैसा रिकवर करना जो भी करना, अगर आप इन सब चीजों में मतलब रिकवरी में डिले करोगे और अगर हमें ये पता लग गया तो हम आपको किसी भी प्रकार का इंसेंटिव नहीं देने वाले। जो एडिशनल प्रोविजनिंग आपको मिल सकती है, हमारी मदद से जो हेल्प मिल सकती है, हम कैपिटल इन्फ्यूज कर सकते हैं आपको बचाने के लिए, हम आपकी कोई भी मदद नहीं करने वाले। फिर उसके बाद विड्रॉल ऑफ एसेट क्लासिफिकेशन डिस्पेंसेशंस ऑन रीस्ट्रक्चरिंग। इसका मतलब क्या है? बैंक अपने अलग अलग जो एसेट्स होते हैं उनको क्लासिफाई करता है ना बैलेंस शीट पर कि ये एनपीए है, ये स्ट्रेस एसेट्स है, जो भी है। तो आरबीआई ने बोला अपने फ्रेमवर्क के अंदर कि जिसको तुम्हें रिस्ट्रक्चर करना है कोई बात नहीं, तुम उसकी एसेट क्लासिफिकेशन को एक बार के लिए विड्रॉ कर सकते हो। एंड फ्यूचर अपग्रेड्स टू बी कंटिंजेंट ऑन सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस। इसका मतलब ये लाइन इनकम्प्लीट है, वैसे अधूरी सी लाइन है, इस पॉइंट को वैसे आप यूज मत करना, बहुत वेग सा है ये, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा बाद में। जो भी अगर आगे चलकर फ्यूचर अपग्रेड्स का मतलब क्या है कि आगे चलकर अगर वो कंपनी पैसा देने लग जाती है आपको वापस, वो जो भी बोरोवर है, जो भी कॉर्पोरेट है, जो भी फर्म है, अगर आपको लगता है कि उसकी परफॉर्मेंस अब सेटिस्फैक्टरी लेवल पर है तो फिर आपका एसेट क्लासिफाई करने का उसका जो एनपीए या स्ट्रेस एसेट कोई मतलब ही नहीं बनता फिर तो बैंक को मतलब आरबीआई ने बैंकों के बोला कि कंप्लीट तरीके से आप इसको एक अलग से अकाउंट मेंटेन करके रख लो आप, लेकिन पहले तो हमें बता ही रहे हो अर्ली रिकॉग्नाइज करके रिपोर्ट कर कि सर एनपीए बनने वाला है। एनपीए जब बन ही जाएगा तब तो आपको लिखना ही पड़ेगा, लेकिन अभी के लिए अगर आपको लगता है कि आपकी इससे परफॉर्मेंस बिगड़ेगी, सिविल स्कोर बिगड़ेगा या क्रेडिट रेटिंग बिगड़ेगी तो आप इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हो, लेकिन बता देना हमें पहले ही। उसके बाद जो बेसिल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन है जिसके साथ वो कंसेप्ट जुड़ा होता है कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स या कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, टीयर 1 और टीयर 2 कैपिटल, उसने जो भी गाइडलाइंस इशू करी थी, क्योंकि एनपीए की समस्या सिर्फ भारत के बैंकों की नहीं है,
यूरोपियन बैंकों की, अमेरिकन बैंकों की है, तो उसके लिए एक बेसल कमेटी है ऑन बैंकिंग सुपरविजन। उसने कुछ गाइडलाइंस रिलीज करी थी कि एनपीए को कैसे कम करा जा सकता है। अब ये बैंकों के लिए एनपीए फाइनेंशियल डिफिकल्टी होती है। बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन ने भी गाइडलाइंस जारी कर रखी और डेफिनेशन दे रखी है फाइनेंशियल डिफिकल्टी की। तो एक डेफिनेशन बनाना कि हमारे देश में फाइनेंशियल डिफिकल्टी जो है, क्या बेसल कमेटी के ये बैंकिंग सुपरविजन के जो नॉर्म्स है, जो गाइडलाइंस हैं, ये उस फाइनेंशियल डिफिकल्टी जो हमारे देश के बैंक फेस कर रहे हैं और वो गाइडलाइंस क्या इनको रिजॉल्व कर सकती है। उस डेफिनेशन को बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन के डेफिनेशन के साथ अलाइन करना, डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल डिफिकल्टी। उसके बाद इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट साइन करना सभी लेंडर्स के द्वारा, ये एक कंपलसरी होना चाहिए। लेंडर्स यहां पर कौन है? बैंक। ताकि सभी बैंक वालों को एक साथ बिठाकर ये डिसीजन लिया जा सके कि एनपीएस की समस्या को कैसे कम करा जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, एनपीए की समस्या एक बैंक की नहीं है, तो वो कोई पर्सनल चीज नहीं होती है। सबकी आपसी सहमति से वो चीज हो। अब बात करते हैं एआरसी की, एसिड रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। एसिड रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है, ये कोई बेसिकली एक फर्म नहीं है, ये एनपीए को कम करने से रिलेटेड एक चीज है। एसिड रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एक स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसको सेटअप करा गया था, that buys the NPAs और bad assets from बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ताकि वो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपने बैलेंस शीट को जो है वो क्लीन अप कर सके। अब बैंक ना अपने साथ एआरसी को रखती हैं, बहुत सारे बैंक, जितने भी नए बैंक हो, पुराने बैंक हो। ये जो एसिड रिकंस्ट्रक्शन कंपनी वाले जो होते हैं, ये प्राइवेट, आप ऐसा मान लो कि इन्होंने अपने, ऐसा वर्ड मेरे को बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बात बता रहा हूँ कि ये लोग जाएंगे घर घर जाकर, और फिर जिनका भी अकाउंट स्ट्रेस अकाउंट बन रहा है, बैड लोन में कन्वर्ट हो रहा है, एनपीए बनने वाला है, ये घर घर जाकर लोगों को फिर समझाते हैं कि देखो टाइम पर पैसा भर दो, फिर कोर्ट में केस चलेगा, हम ताला मार देंगे आपकी प्रॉपर्टी पर, तुम भी रोड पर आ जाओगे, बेटर ये है कि अपना फ्लोर वगैरह बेचकर सारा क्लियर कर लो, तुम्हारा सिविल स्कोर इससे ख़राब हो रहा है। ये वो लोग हैं, ये जाते हैं घर पर जाकर ये समझाते हैं, और बैंकों ने इस प्रकार के लोग रखे होते हैं, एक प्रकार के, अगर मैं बोलूँ समझने के लिए कह रहा हूँ मैं, ऐसा कर नहीं सकते हैं, कोर्ट में ही जाके कर सकते हैं, एक प्रकार से बैंक के द्वारा पाले गए गुंडे। ये कहते हैं तुम्हारा जो भी स्ट्रेस एसेट है हमें दे दो, हम वसूलना जानते हैं, हम कर लेंगे वसूली। लेकिन मैं फिर भी आपको ये बता रहा हूं, ये घर आके मारा पीटी या गुंडागर्दी नहीं कर सकते हैं। बैंक वाले हैं भाई, कोई गुंडे थोड़ी ना है, मर कर जाएंगे किसी के घर में घुस गए तो। और ये जो जितने भी स्ट्रेस एसेट्स, जो ये लोन्स वगैरह है ना, ये जो उन्होंने मॉर्गेज जो प्रॉपर्टी वगैरह कर रखी थी, वो बेचने के लिए कोई, खरीदने के लिए कोई तैयार है नहीं। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि नीरव मोदी का बंगला या विला वगैरह जो भी है, तो बेसिकली कहते हैं कि ये सारी जिम्मेदारी ना हमें दे दो, मतलब ये कुछ इन्होंने कुछ खरीदा नहीं है, ये जिम्मेदारी हमें दे दो, हम आपको रिकवरी करके देंगे, बदले में इतने इतने कमीशन हमें दे देना। जैसे मैंने आपको बोला, आप कह रहे हो सर ये काम हो नहीं रहा मेरा, मैंने कहा श्रेया अगर मैं करवा दूँ तो मुझे दोगे फिर प्रॉफिट, अगर मैं इतना प्रॉफिट, अगर मैं तुम्हारा पैसा वापस करवा दूँ तो, समझ गए? क्योंकि बैंकों को समझ में नहीं आता कि वो क्या करें, वो तो ऑफिस में बैठे हुए ना अपने, बैंक क्या करे जाकर। अब ये कहते हैं कि हम हथकंडे जानते हैं सारे के सारे, तो जैसे लोगों को डरा देना, ये वाला काम तो करते हैं वैसे, देखो टू बी फ्रैंक, डरा देना इन द सेंस, धमकाने वाली बात नहीं कह रहा कि तुम्हारा सिविल स्कोर खराब हो जाएगा, कोई लोन फर्दर पास नहीं हो पाएगा। और अब तो आपको ये वाली बात भी पता है कि सारे के सारे बैंक अकाउंट आपके पूरे, जो भी आपकी जो फैमिली होती है, यानी कि मम्मी पापा भाई बहन जो भी हैं आपके, जो क्लोज फैमिली है, जो आपकी जो जिसमें
ये आपके रियल सिस्टर ब्रदर मम्मी पापा जो भी हैं, यहाँ पर अगर किसी का भी एक का अगर सिविल स्कोर खराब होता है तो वो इन्फॉर्मेशन है बाकी बैंकों के पास। या फिर अगर आप ये सोचो कि मैंने कोटक महिंद्रा बैंक में अपना सिविल स्कोर खराब कर दिया, अब मैं HDFC में अकाउंट खुलवा दूंगा। अब आज के टाइम में ये सब इजी नहीं है। अभी आपने कार फाइनेंस करवाई थी, उसकी आपने किस्तें नहीं भर रखी, आपका जो सिविल स्कोर है वो खराब हो गया, अब कल का आप स्कूटी वगैरह वो लेने जाते हो तो आपका वो एक पूरी सिविल रैंकिंग वहां पर आ जाती है, वो लोग भी इशू नहीं करेंगे आपको। अब ये जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो होती हैं, दे क्लीन अप द बैलेंस शीट्स ऑफ बैंक्स व्हेन द बैंक सेल द बैड एसेट्स टू द एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एट अ म्यूचुअली एग्रीड वैल्यू। अब इसकी वजह से बैंक जो अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं रेदर देन वेस्टिंग देयर टाइम एंड एफर्ट फॉर गोइंग आफ्टर द डिफॉल्टर्स। ये देश में काफी बाद में सेटअप हुई। इसको सेटअप करने के लिए नरसिम्हन कमेटी ने 1998 में रिकमेंड कर दिया था कि ऐसी रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो होनी चाहिए हमारे देश में होनी चाहिए बैड लोन्स या एनपीएस की समस्या से जूझने के लिए, ताकि जो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हैं जो स्ट्रेस बनते जा रहे हैं जिनके एसेट्स, उनकी मदद हो सके और बैंक्स अपना काम रेगुलर तरीके से कर सकें और ये जो है ये रिकवरी कर लेंगे। या कैसे ना कैसे करके जो भी प्रॉपर्टी है जिसको कब्जा, मतलब कब्जा क्या, मतलब इन्होंने अब कुछ गुंडागर्दी करके तो कब्जा करा नहीं है, सामने वाला डिफॉल्टर हो गया था, इन्होंने ताले मार दिए वहां पर जाकर, उसको बेचना, उसकी बोली लगाना, उसकी ऑक्शनिंग करवाना, ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी कर लेती है। उसके बाद सार्फेसी एक्ट जो 2002 का था, इट ऑल्सो क्रिएटेड द फ्रेमवर्क फॉर एस्टैब्लिशिंग द मल्टी प्राइवेट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। भारत की सरकार ने प्रपोज करा था कि जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो होगी दे विल बी स्टेट ओन्ड एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स विदाउट एनी इक्विटी कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर द गवर्नमेंट टू एलिमिनेट द नीड ऑफ हाई लेवल ऑफ प्रोविजनिंग बाय पब्लिक सेक्टर बैंक्स टू देयर स्टेट एसेट्स। ताकि ऐसा ना हो कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स पर हमसे पैसे पे पैसा मांगते चले कि हमें तो अपने ये चीज़ का कहते हैं अपने बैलेंस शीट जो है वो क्लियर करवानी है, अपनी बिल्कुल क्लीन चिट्ठा रखना है हमें। तो भारत की सरकार ने प्रपोज करा था कि जो स्टेट ओन्ड बैंक्स और जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है वही एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को मतलब बेसिकली सेटअप कर सकते हैं। ये कोई प्राइवेट पर्सन्स नहीं होने चाहिए। अब इससे ये देखा गया कि जो बैड बैंक की जो समस्या है ना, बैड लोन्स की जो समस्या है, एनपीएस की समस्या है, स्ट्रेस एसेट की जो समस्या है, ये काफ़ी हद तक सॉल्व हो सकती है, जो कि गवर्नमेंट खुद भी काफ़ी टाइम से चाह रही थी, ताकि एनपीएस का बर्डन जो है वो रिड्यूस हो सके और देश में जो बैंकिंग सेक्टर की जो हेल्थ है वो इम्प्रूव हो सके। अब यहाँ पर जैसे कि आप देखो, अभी मैं बैड बैंक के बारे में भी आपको बताता हूँ। हाँ हाँ बोलो बोलो। स्टेट ओन्ड बैंक मतलब कुछ भी नहीं है, पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक दोनों सेटअप कर सकते हैं। नहीं, मल्टीपल एआरसी सेटअप हो सकता। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि भारत की सरकार ने बोला अलग अलग बैंक अपनी अपनी एआरसी को रख सकता है। एक एआरसी पूरे देश को कैसे कंट्रोल कर लेगी बताओ? कश्मीर टू कन्याकुमारी कैसे घूमेगी सारे के सारे ये टीम मेंबर्स? ये तो फिर वो गुंडागर्दी नहीं होगी, गैंग बनाकर घूम रहे पूरी की पूरी है। और फिर रोज आ रहे हैं, आपने बोला अभी वो घर पे नहीं है, कल आना, परसों आना, ये आना, वो आना, पापा नहीं है, अभी ये नहीं है, वो नहीं है। और एक और चीज हो गई अब तो, बल्कि आसपास जो ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन जो कंपनी है ना, अगर जैसे एसबीआई की ब्रांच आपके घर के पास भी है, मेरे घर के पास भी, ये भी है, वो भी है, तो यहाँ के मतलब अलग अलग छोटी छोटी जगह पर ये एआरसी वालों को ये रख सकते हैं। अब एक चीज देखते हैं हम लोग, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड NARCL टू क्लीन अप द बैड लोन्स फ्रॉम बैंक बुक्स। रिसेंटली आरबीआई ने एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का लाइसेंस दे दिया है एक ऐसी कंपनी को, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। मिनिमम नेट ओन फंड जो है जो इसके द्वारा मेंटेन करा जाना चाहिए, आरबीआई ने बोला वो होना चाहिए 100 करोड़ का। एंड कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो CAR होता है, जिसको हम लोग
कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स भी कहते हैं, टीयर 1 और टीयर 2 कैपिटल वो होना चाहिए 15% ऑफ इट्स रिस्क वेटेड एसेट्स, ये इनको मेंटेन करना पड़ेगा, मतलब कंडीशन है बेसिकली, इसमें कंफ्यूज मत होना। अभी भी बेसल नॉर्म्स आपको करवाऊंगा तब आपको सारा पता लग जाएगा। यहाँ पर जाकर कहाँ गया ये बेसल नॉर्म्स के अंदर आपको टीयर 1 टीयर 2 कैपिटल रिस्क वेटेड एसेट्स सब सारी डेफिनेशन पता लग जाएंगी। 4 बैंक जो हैं उन्होंने 2002 में अपनी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है वो खोली थी। अब देखो चलिए आपका डाउट, SBI के पास भी है शुरू में, मतलब जब खोला गया था, अब तो बहुतों के पास है, PNB, ICICI और IDBI। 2002 में दे हैड सेटअप एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। अब इन बैंकों का एक बारी आप नाम देखो और काम पता लगाने की कोशिश करो। छोटा मोटा काम इनका देश में एक स्पेसिफिक रीजन तक फैला हुआ है, ये ऐसे डिफॉल्टर्स के पीछे भागते रहेंगे बताओ। तो दे हैड सेटअप एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड या ARCIL, द फर्स्ट ARC ऑफ इंडिया। तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि पहले ऐसे कौन से 4 बैंक थे जिन्होंने एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को मंजूरी दी और खोला? SBI, PNB, ICICI और IDBI। अब बात करते हैं हम लोग बैड बैंक की। बैड बैंक एक ऐसा बैंक होता है which is set up to buy the bad loans, stress assets of financial institutions like banks. ठीक है, जो बैंक्स हैं अपने NPS इस बैड बैंक को बेच देते हैं मार्केट प्राइस पर। अब ये NPS क्या है, कैसे बेच देते हैं कि जो लोन अमाउंट है वो तो चला गया सामने वाले पर्सन के पास, उसकी जो गिरवी चीजें हैं ना कुछ तो रखवाया होगा ना किसी कंपनी ने लोन लेने के लिए कि नहीं, वो प्रॉपर्टी या वो एसेट, वो घर के पेपर या कुछ भी जो चीज है वो उनको बेच देते हैं मार्केट प्राइस पर, जो भी उसका रेट चल रहा होता है। अब यहां इससे क्या होता है, सेम वही चीज, इसकी वजह से बैंक जो होते हैं अपने बैड बैंक को अपना ये जो स्ट्रेस एसेट होता है ऐसा कुछ भी बेचकर अपनी बैलेंस शीट को क्लियर कर लेते हैं। वो अलग बात है कि इट इज स्टिल फोर्स टू टेक राइट डाउन, मतलब उनको लिखना तो पड़ेगा कि हमने ऐसा ऐसा करा है, कुछ तो घाटा देखो होता ही, ऐसा तो है नहीं कि इनको पूरी रकम आ गई। लेकिन इनको क्या होता है, आप कहोगे इससे फायदा क्या होता है, इमीडिएटली इनको बैड बैंक से पैसा मिल जाता है जो कि अभी तक अटका हुआ था और जो चला गया था, लॉस हो गया था इनको। अब आप कहोगे फिर बैड बैंक की मदद कैसे हो रही है, जैसे एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की मदद हो रही थी कि वो ये कहते हैं कि हम तो मतलब निकालना जानते हैं और हम इसको कहीं ना कहीं अच्छे रेट पर अच्छे भाव पर बेच देंगे। अब आप कहोगे लेकिन कैसे सर, वो कैसे पॉसिबल है? अरे भाई आज पॉसिबल नहीं है, वो रिस्क बियर कर सकते हैं वो वाले बैंक या एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। तो श्रेया उनका ये मानना होता है कि कोई बात नहीं, आज हमने इसको इतने रेट में उठा लिया, बैंक हमें किसी भी रेट पर देने को तैयार थे। आप समझ के देखो, दोनों पार्टी की दुविधा समझ के देखो। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी या बैड बैंक का बेसिकली क्राइटेरिया मयूर श्रेया ठकुरान ये है कि इससे अच्छी बात श्रेया क्या हो सकती है कि हमें कम रेट पर कोई भी एक प्रॉपर्टी मिल जाए। हमारे पास पैसा है, हमने प्रॉपर्टी ले ली, अब हमें ये पता लगा कि हम ऐसी प्रॉपर्टी में, श्रेया आप और मैं डील करते हैं कि हम ना ऐसी रैंडमली कोई भी प्रॉपर्टी नहीं लेंगे, हम वो प्रॉपर्टी लेंगे जो किसी ने बैंक के पास गिरवी रखवाई थी और वो पर्सन अपना लोन नहीं दे पाया उसको, और वो एक स्ट्रेस एसेट वाली प्रॉपर्टी है। अब बोली लगेगी तो हमें मार्केट रेट पे भले ही मिल रही है, लेकिन हमें यह पता है कि बैंक उसको जल्द से जल्द किसी भी रेट पर निकालने को तैयार है। क्यों? क्योंकि बैंकों को एक साथ 3 करोड़ की, 50 करोड़ की, 30 करोड़ की जरूरत है। हमने क्या करा, आपने और मैंने मिलकर कि श्रेया 15 करोड़ तुम लगाओ, 15 करोड़ मैं लगाता हूं, आज ही 30 करोड़ की हम प्रॉपर्टी ले लेते हैं। आपने कहा इससे क्या हो जाएगा? मैंने कहा माहौल अभी खराब है इस प्रॉपर्टी का लेकर, अभी इसको कोई खरीदने को तैयार नहीं है, लेकिन हम इन्फ्लेशन के हिसाब से जब मार्केट प्राइस का बढ़ेगा, आज हम 2023 में बैठे हैं, हम इसको 2033 में बेच देंगे, आज हम लेकर रख लेते हैं, या बीच में कभी भी कोई अच्छा बायर मिलेगा तब हम उसे बेच देंगे। हम कोई यहाँ पर प्राइवेट काम करवा लेंगे, जिम वाले को किसी को दे देंगे किराए पर, कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोलने के लिए दे देंगे,
इसकी कंस्ट्रक्शन करवाकर यहाँ पर पीजी खोल देंगे हम लोग। अब समझ में आ रहा है श्रेय क्यों करते हैं ऐसा? उनका भी काम हो गया और बैंक को जो इमीडिएटली थोड़े बहुत फंड की रिक्वायरमेंट है, देखो पूरा पैसा तो नहीं आ पाया बैंक के पास, लेकिन उनको था ना यार कोई तो हमसे खरीद ले यार, कोई तो खरीद ले। आप लोगों ने ओ माय गॉड देखी है? कांजी लालजी मेहता की जब दुकान गिरती है तो उसका फोन नहीं आता उसके साले का कि लोग कह रहे हैं शापित भूमि हो गई, अब इसको कोई खरीदने को तैयार नहीं है। देखिए अब अक्षय कुमार भले उसके घर में टेनेंट बनकर आता है, कहता है ना तुम्हारी दुकान मैंने खरीद ली है, मुझे सस्ते भाव पर मिल रही थी तो मैंने खरीद ली। आइडिया समझ में आ रहा है? पहले मुझे बताओ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और बैड बैंक का ये क्यों खरीद रहे हैं? आपके दिमाग में कोई डाउट तो नहीं है ना कि इनको क्या फायदा? इनको अभी फायदा नहीं है, लॉन्ग टर्म के अंदर तो फायदा है ना यार। कोई एक प्रॉपर्टी है जो कि 2 करोड़ की हुआ करती है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, वो 1 करोड़ 20 लाख की मिल रही है, एक तो 80 लाख पे कम की मिल रही है। कल को इन्फ्लेशन के हिसाब से वो बढ़ेगी नहीं उसकी कीमत, क्या तब हम बेच देंगे उसको 2 करोड़ से ऊपर की? तभी तो ये कंडीशन लगा रखी है आरबीआई ने। तभी तो आप ये समझो कि जैसे ये जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, मिनिमम नेट ओन फंड इनके पास 100 करोड़ का होना चाहिए, ताकि बैंक को कोई बल्क में पैसा दे सके। और जो भी बल्क में पैसा क्यों देंगे, वो प्रॉपर्टी की कीमत भी इतनी होगी, इसलिए खरीद लेते हैं बैंकों को, क्योंकि इमीडिएटली पैसा चाहिए यार अपनी रिकवरी के लिए। और इनको क्या होता है, इनको पता है कि पैसे के लिए हम वेट कर सकते हैं, मतलब इन द सेंस कि हमें हमारा जो प्रॉफिट है वो हम वेट कर सकते हैं उसके लिए। लेकिन आज जो हमें ये जो सस्ते रेट पर ये कोई भी जो एसेट मिल गया है जो आज बैंकों के लिए एनपी है, हम इसको कैसे ना कैसे करके इससे एक फ्रूटफुल रिजल्ट बना लेंगे, हम इस मिट्टी को भी सोना बना देंगे। आइडियोलॉजी समझ में आई आपको? पहले बताओ। ये वैसे तो एक ही चीज़ है, मतलब एक तरीके से यहाँ पर क्या है कि ये भी जैसे उसको भी बैंक सेटअप कर रहे थे, इसको भी बैंक सेटअप करते हैं, ये भी एक प्रकार से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह के स्ट्रेस एसेट खरीद लेते हैं, वो भी खरीद लेते हैं, नाम में बस मतलब एक तरीके से फर्क है, और इसका जो आइडिया या जो इसकी हिस्ट्री है बस वो अलग है। अभी आप आगे देखो, अभी आपको और समझ में आएगा, रुक जाओ। बैड बैंक्स जो हैं दे आर टिपिकली सेटअप इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस when long standing financial institutions are trying to recover their reputation and wallets। तो एक क्राइसिस के टाइम पर ये सेटअप करे जाते हैं। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बेसिकली ऐसा होता है, वो सदाबहार बैंकों के साथ एक प्रकार से अटैच रहती है कि जब जब उनका कोई भी जैसे एनपीए घोषित हो रहा है तो वो रेडी है उस चीज को खरीदने के लिए। बैड बैंक का आइडिया जो था वो सबसे पहले अरविंद सुब्रमण्यम, जो कि उस टाइम का चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे, 2017 में इन्होंने दिया था। बैड बैंक इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट हाउसेज बैड लोन्स, और इन फाइनेंशियल लैंग्वेज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को बेसिकली खरीदना जानते हैं। ये भी एक प्रकार से जैसे एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है ना, ये वही है। अब समझ के देखो, इट इज बेसिकली अ पब्लिक सेक्टर एसेट रिहैबिलिटेशन एजेंसी, जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक के लंबे समय के जो बैड लोन्स हैं उनको खरीद लेगी, मतलब जो भी मतलब वो निपटा नहीं पा रहे उनका निपटारा कर देगी, और जो भी उनके पास जो एसेट जो पड़ा रहता है उसकी जो भी रेसिडेंशियल वैल्यू होती है ये उसको मार्केट प्राइस पे खरीद लेते हैं। अब सुनो, जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है वो बैंकों के द्वारा सेटअप कर दी जाती है, लेकिन वो तो प्राइवेट लोग होते हैं ना, जैसे मैंने आपको बताया। जो बैड बैंक होता है इट इज गवर्नमेंट ओन। अब डिफरेंस समझ में आया श्रेया? भले ही उसको पब्लिक सेक्टर बैंक या प्राइवेट सेक्टर बैंक सेटअप कर रहे हैं, लेकिन वो प्राइवेट लोगों की एक बॉडी होती है जिनका 100 करोड़ का एक नेट ओन फंड होना चाहिए।
आप और मैं मिलकर भी एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी खोल सकते हैं कि हम ले लेंगे तुमसे ये। लेकिन बैड लोन को कौन सेटअप करता है? गवर्नमेंट। अनलाइक प्राइवेट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, गवर्नमेंट ओन्ड बैड बैंक वुड बी मोर लाइकली टू परचेज लोन्स डेट हैव नो सेल्वेज वैल्यू फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर बैंक्स। यानी कि अब वो किसी काम के नहीं है। और बेसिकली यहाँ पर जो परचेज, जो लोन वाली बात चल रही है ना, एक्चुअली कोई लोन सच में जनरली नहीं खरीदना है। एक्चुअली जो उसकी जो वैल्यू है, जो पर्सन ने लोन पे रखकर जो किसी चीज़ को रखवाया था, मॉर्टगेज करवाया था, या फिर आप कह सकते हो जिसको कोई भी एक प्रॉपर्टी या कोई भी एक एसेट है। जनरली तो देखो बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं वो कोई ना किसी चीज़ के पेपर ही रखवाती हैं, अपने किसी दूसरी इंडस्ट्री के पेपर है, किसी भी चीज़ के पेपर, कुछ भी हो गया, उनको ये टेक ओवर कर लेते हैं। तो एक प्रकार से सरकार क्यों करती है इनको सेटअप? ये एक इनडायरेक्ट बेल आउट करने का तरीका है, बैंकों को हेल्प करने का तरीका है कि आरबीआई के ऊपर पूरा पूरा बर्डन आए। फिर आरबीआई क्या अपनाएगा? अल्टीमेटली अगर सरकार मदद नहीं करेगी, आरबीआई तो लास्ट रिजॉर्ट फिर वहीं जाता है, किस पर? प्रिंटिंग ऑफ फ्रेश करेंसी नोट्स। लेकिन उससे इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ेगा, आप जानते हो। अब बेल आउट पैकेजेस क्या होते हैं, मुझे ये भी बता दो। सुना है कभी इसके बारे में? कोविड के टाइम पे सुने होंगे, बड़े सारे सेक्टर्स के लिए सरकार ने बेल आउट पैकेजेस निकाले थे। किसी भी सेक्टर की हेल्थ को रिकवर करने के लिए जब सरकार एडिशनल पैसा देती है, इन्फ्यूज करती है, कैपिटलाइजेशन करती है, रिकैपिटलाइजेशन करती है, उसको बेल आउट पैकेज कहते हैं। अब यहां पर डायरेक्टली बचाने तो आ नहीं रही है एनपीए से बैंकों को निजात दिलवाने, तो एक प्रकार से उसने बैड बैंक सेटअप करके एक इनडायरेक्ट बेल आउट पैकेज दिया है बैंकों को। और जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होती है वो एक प्रकार से प्राइवेट कंपनी होती है, जिसको सेटअप प्राइवेट बैंक भी कर सकते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक भी कर सकते हैं। लेकिन जो बैड बैंक है दे आर ओन बाय द गवर्नमेंट। हम लोग ऊपर एक चीज पढ़ रहे थे, यहां पर सरफेसी एक्ट में ये बोला गया था कि अलग अलग बैंक जो हैं वो मल्टीपल प्राइवेट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो सरफेसी एक्ट के बारे में हम लोग जानते हैं। सरफेसी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। ये एक प्रकार का एक लॉ है दैट अलाउज बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस कि वो कैसे अपने बैड लोन को रिकवर कर सकते हैं। और सरफेसी एक्ट के अनुसार 2002 में क्या बोला गया था कि एनपीएस से अगर बैंकों को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को अगर निजात पानी है, ठीक है, तो वन ऑफ द प्रोसीजर, वैसे तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसीजर रिकमेंड करता है, लेकिन वन ऑफ द प्रोसीजर क्या है कि आप मल्टीपल प्राइवेट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। अब इससे फायदा क्या हो जाएगा? मिनिमम कितना है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को खोलने के लिए? नेट ओन फंड 100 करोड़। आपके पास ऐसी 10 भी हो गई कंपनी एआरसी, कितना पैसा आपके पास आने का स्कोप हो गया बताओ? 1000 करोड़। और कल को अगर आपका जो कोई भी एक एनपीए होता है, उसको ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी वाले क्या करेंगे? ये बाय कर लेंगे। और भाई बैड बैंक क्या करेगा? वो भी बाय कर लेगा। तो सरफेसी एक्ट में भी एक तरीके से रिकमेंड करा गया था। और अब एआरसी और अपना बैड बैंक अब एक सच्चाई है। अब ये कब तक चलता है? जब तक एनबीए की दिक्कत चलती रहेगी, ये सारी हथकंडे चलते रहेंगे, क्योंकि इकोनॉमी की हालत सुधरते सुधरते भी ना कोविड की वजह से बहुत ख़राब हो चुकी है। अभी भी ये इशू कुछ ऐसा नहीं कि आप यहाँ से अगर ये पढ़ लोगे तो एनपीए का टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। ये आपको सदाबहार जो करंट अफेयर्स हैं, मेन 365 है, ये आपको देखने को मिलते ही रहेगा। और एनपीए यहाँ पर तो बहुत छोटा दे रखा है। अभी तो जीएस पेपर 3 का जो अपना मेंस का टॉपिक है, उसके अंदर भी एक एनपीए, उसके अंदर दोबारा आएगा एनपीए, और तब डिटेल में मैं आपको और बताऊंगा ये सब चीज़ें। वो अलग है, क्योंकि वो एक रियलिटी है, वो मेंस ओरिएंटेड एक पूरा का पूरा हमारा टॉपिक है। मतलब सिलेबस में गिवन नहीं है, ऑब्वियसली बात है, कैसे गिवन होगा? सिलेबस तो 2012-13 में बनाया गया था, नया वाला जो सिलेबस आया। एनपीए की तो अभी की सच्चाई है, लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब एक चीज़ है जिसके ऊपर एंडलेस डिबेट, एंडलेस सॉल्यूशंस, एंडलेस
इसके रिजल्ट्स एंड रिपरकशन निकल कर आते रहते हैं। और आप ही अक्सर, अब जैसे आप यहाँ पर टॉपिक को आपने कंप्लीट करा, आपको मैं मानता हूँ 7 से 8 बार, 12-15 बार आपको रिवीजन की ज़रूरत पड़ेगी इसमें, लेकिन आप पूरे साल इसको करंट अफेयर्स में अलग अलग इकोनॉमी के सेक्शन में आप इसको देखते रहोगे कि कुछ ना कुछ एनपीए से निजात पाने के लिए आरबीआई ये कर रहा है, सरकार ये कर रही है, दोनों मिलकर ये कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। तो ऐसे मत निराश हो जाना कि एनपीए का टॉपिक यहाँ पर है, क्या सिर्फ इतना ही है, अभी इसके ऊपर एड ऑन वैल्यू एडिशन होता रहता है। अब आपको याद होगा 2019 में अभी हमने जो बात करी थी उसके अंदर जो आरबीआई ने जो पूरे का पूरे एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क निकाला था उसका नाम था प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क, है ना। तो एनपीएस की प्रोविजनिंग कैसे होती है, मतलब इनको ठीक करने के लिए क्या हथकंडा क्या है आरबीआई के पास। देखो, एक तो आप जान चुके हो वैसे जो प्रोविजनिंग नॉर्म्स हैं जो कि आरबीआई के प्रूडेंशियल रेगुलेशन के जो पार्ट है, इट इज़ वन ऑफ द सेवरल मैकेनिज्म्स टू टैकल एनपीए या बैड एसेट प्रॉब्लम इन द बैंकिंग सेक्टर। और उसमें उसी के अंतर्गत मतलब जो है ये सारा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी या फिर सरकारी सपोर्ट से बैड बैंक को स्थापित करना, ये सब कुछ इसका पार्ट है। आरबीआई कहता है कुछ भी हो, कैसा भी हो, हमने लिबर्टी भी दे रखी है बैंक को सरकारी मदद चाहिए, हमारी मदद चाहिए, कुछ भी चाहिए, बस एनपीए को बढ़ने मत देना। एनपीए को अगर तुम्हें लग रहा है कि कोई भी तुम्हारा जो एक एसेट है, जो भी एक हाँ जो एसेट है, जो लोन है आपका, वो अगर कल को स्ट्रेस बनने वाला है, स्ट्रेस बनते बनते वो एनपीए बनने वाला है, तो हमें उससे पहले वो रिपोर्ट कर दो उस चीज़ के बारे में। तो प्रोविजनिंग के अंतर्गत अब ये चीज़ बैंकों को बोली गई है आरबीआई के द्वारा, बैंक्स हैव टू सेट असाइड और प्रोवाइड फंड्स टू अ प्रिस्क्राइब्ड परसेंटेज ऑफ देयर बैड एसेट्स। अब बैंकों को ये चीज़ अच्छे से समझा दी गई है कि तुम जो अगर अपना लोन सर्कुलेट करते हो, तुम्हें लगता है कि काफ़ी दिन तक पैसा वापस नहीं आ रहा, तो तुम्हारे पास पीछे से भी पैसा आता रहता है। अब तुम वो पीछे वाले पैसे को ना 100% सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ अभी एकदम से सर्कुलेट मत करने लग जाओ। थोड़ा सा देख लो कि ये जो अभी एक आपके पास फ्रेश पैसा आया है और ये वो वाला पैसा जिसको आप ऑलरेडी लोन के तौर पर सर्कुलेट कर चुके हो, और आपको लग रहा है थोड़ा सा ये लोन वापस रकम आने में, इंस्टॉलमेंट आने में डिले होता चला जा रहा है, इस फ्रेश पैसे को बचा कर रख लो, अभी इसको लोन के तौर पर सर्कुलेट मत करना। ठीक है। अब इसके लिए आरबीआई ने क्या करा होगा, कौन सी रेट बढ़ा दिया होगा, जल्दी बताओ। कि खुद के पास पैसा, अब बैंक इतने अच्छे तो है नहीं कि खुद से रख लें, जल्दी बताओ क्या करा होगा। नहीं, बैंक आरबीआई के पास तो चलो रखना ही होता है, लेकिन खुद की जिम्मेदारी के तौर पर, क्योंकि एसएलआर नहीं, फिर वो सभी बैंकों के लिए बढ़ता है। आरबीआई ओवरऑल कुछ रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं आपको इस चैप्टर में थंब रूल बताते हुए आया हूं, बैंकिंग हैबिट ऑफ द पब्लिक। हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से भी तो बैंकिंग हैबिट खराब होती है लोगों की। ग्रोथ नहीं रुक जाएगी, काम नहीं रुक जाएंगे, फिर तो जो छोटे छोटे जिनको अमाउंट चाहिए होता है उनको भी फिर बहुत महंगे महंगे लोन मिलते हैं। और लोगों का दिल श्रेया तब टूटता है कि जब सब सारी सिचुएशन नॉर्मल हो गई, आपको बैंक ने दे दिया 10% ब्याज पे पैसा, फिर बाद में नॉर्मल होने के बाद किसी और को वो दे रहे हैं 1.5% ब्याज पे। अब बैंकों का ओवरऑल एनपीए कितना है और कितना उनको पैसा अलग रखना है अपने किसी भी लोन के लॉस को कवर करने के लिए, इसका एक रेशियो निकाला जाता है और उस रेशियो को हम लोग कहते हैं प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो। ये टर्म इतनी प्यारी टर्म है, बस ये आपको पता है किस कंटेक्स्ट में आएगी कि प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो किस कंटेक्स्ट में यूज होती है। बस आपको ये याद रखना है कि पीसीआर इज एसोसिएटेड विद एनपीए। और किस चीज का रेशियो है कि बैंकों का ग्रॉस एनपीए कितना विद रिस्पेक्ट टू कितना पैसा उन्होंने, जब वो एनपीए उनको लग रहा है कि बनने वाला है या बन भी चुका है, चलो
उन्होंने पीछे से आया हुआ फ्रेश पैसा कितना, अगर वो सच में एनपीए का एनपीए बना ही रह गया, वो रिजॉल्व नहीं हो पाया, तो उन्होंने क्या बैकअप प्लान रखा हुआ है। तो इसको साफ तरीके से समझने के लिए आप अपने नोट्स में लिख सकते हो, ये एक प्रकार का एक बैकअप प्लान होता है। फॉर डीलिंग विद एनपीएस। वो तो चलो अब आपके दिमाग में लग रहा, आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये इससे रिकवरी कैसे, रिकवरी नहीं होगी बिल्कुल भी, लेकिन कुछ तो पैसा रहेगा कल को उसकी जगह पर बिठाने को। लॉस तो है ही, लॉस मेकिंग सिचुएशन तो होगी होगी, लेकिन अब सारा का सारा पैसा अगर बैंकों का एक एक चवन्नी आई हुई बैंक की लोन पे घूम रही है, अब बैंक क्या कर ले। कुछ तो रहे बैंकों के पास उस लॉस को कवर करने के लिए, इसलिए करा जाता है। अब ऐसा भी नहीं होता कि बैंकों ने अगर एआरसी बना रखा है या उनके पास जो है ये बैड बैंक है, वो बस कल को भाई एनपीए वो घोषित हुआ, वो स्ट्रेस एसिड बना, बस परसों खरीद लेंगे। वो इतना आसान भी नहीं होता यार, महीनों के सवेरे होते हैं इन सब चीज़ों के लिए, इन सब प्रोसीजर के लिए, मतलब बहुत टाइम लगता है। तो ये जो प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो है, इट इज़ द परसेंटेज ऑफ बैड एसेट्स दैट द बैंक हैज़ टू प्रोवाइड फॉर, यानी कि जो उसने पैसा अलग से रख रखा है फ्रॉम देयर ओन फंड्स। यानी कि एक चीज़ और बता दूं मैं, एक तो ये क्वेश्चन एनपीए के कंटेक्स्ट में आ सकता है, और ये आ सकता है क्या प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो के लिए आरबीआई मदद करता है किसी भी प्रकार की बैंकों की, बताओ बोलो। नहीं करता, नहीं करता ये बैंकों, नहीं बैंकों को अपने खुद के फंड से मतलब बेसिकली करना पड़ता है। आरबीआई ने ये बेसिकली उनको एक रेगुलेशन दी है, श्रेया, गाइडलाइन जो तुम्हें फॉलो करनी है। हाँ, आरबीआई कुछ पैसा यहाँ पर हेल्प नहीं करता। आरबीआई बोलता है देखो, अगर तुम्हें लग रहा है कि पीछे से पैसा तुम्हारा आया हुआ है जो अभी एकदम से उसको, जैसे मतलब मान लो, एक मैं आपको बात बताता हूँ, आपकी सैलरी डिले हो गई है, कहीं से आपको पीछे से घर वालों ने 50-60 हज़ार रुपये भेजे हैं। अब आपका खाने का खर्चा, किराया, सिलेंडर, बहुत कुछ चीज़ें होती होंगी, आपका खर्चा हो जाता होगा अच्छा खासा, है ना, कैब के पैसे, इसके पैसे, उसके पैसे। तो आपको ये लगा, आपकी फ्रेंड ने, किसी भी ने आपको, आपके पापा ने आपको ये बोला कि देखो तुम्हारी सैलरी आ जाए तब तुम इस पैसे को यूज़ कर लेना, अभी बचा कर रखो कि इनकेस अगर और डिले हो गया तो ये पैसा कम से कम तुम्हारे काम आ जाएगा, अब इसको खर्च मत करो। ये चीज़ है, समझ गए। ये है प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो। जितनी बड़ी ये टर्म है उतना ही इजी है। बस दो ही क्वेश्चन आएंगे इसके ऊपर, एनपीए के कंटेक्स्ट में यूज होती है टर्म, और यहाँ पर इट इज़ अ परसेंटेज ऑफ बैड एसेट्स दैट द बैंक हैज़ टू प्रोवाइड फॉर, यानी कि कितना एनपीए को मीट करने के लिए कितना पैसा बैंकों ने रख रखा है फ्रॉम देयर ओन फंड्स, नो हेल्प फ्रॉम आरबीआई। क्योंकि ये बेसिकली किसको, जो एनपीए, ग्रॉस एनपीए है, उसको कवर अप करने के लिए। हाँ, फिर भी अगर गैप रह गया तो फिर बहुत सारी चीज़ें तो हैं, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, आरबीआई भी फिर देखो माथा पीट के मदद करेगी, ठीक है, ताकि बैंकिंग हैबिट जो है वो लोगों की ख़राब ना हो। उसके अलावा सरकार का एक सपोर्ट मिलता है इनडायरेक्ट बेल आउट के तौर पर बैड बैंक। तो आज आपके पास कितने सारे स्टेप्स हो गए कि जब भी बैंकों की हालत खस्ता हो जाती है, एनपीए तो आज आपके सामने आया है। अब हालत बहुत सारी चीज़ों से ख़राब हो सकती है, लेकिन आज आप जानते हो कि सबसे तगड़ी हालत ख़राब होने के पीछे एनपीए रीज़न हो सकता है अभी कंटेम्प्रेरी टाइम्स के अंदर, है ना। तो आज आपके पास कितने कितने सॉल्यूशन हो गए। एक, आरबीआई क्या कर सकता है, सीआरआर और एसएलआर को बढ़ाते, लेकिन जर्नली वो अब आप कहोगे ये फिर स्टेप गिवन क्यों नहीं है। ये स्टेप इसलिए गिवन नहीं है, ये इतना ईजी नहीं है। इससे इंटरेस्ट की दरें वगैरह बहुत महंगी हो जाएंगी, जिससे नॉर्मल जनता लोन लेने से कतराएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाएगी। तो अब हम जेन्युइन रीजंस की बात करते हैं, क्या जो कि वर्कआउट भी करें ऐसी सिचुएशन के अंदर। 100% तो एनपीए की सिचुएशन में कुछ वर्कआउट नहीं करता। अगर ऐसा होता तो एक हैप्पी कंक्लूजन देकर अभी तक ये बता देता हमें। ये चीज़ों को, जितनी चीज़ें घटनाक्रम हुई हैं 2016, 17, 14 से, ये उनको आपको घसीट घसीट के बता रहा है।
आपके मन के अंदर अभी भी लग रहा होगा सर सॉल्यूशन ओरिएंटेड कुछ भी नहीं आ रहा, क्योंकि वो है ही नहीं। सॉल्यूशन ओरिएंटेड कुछ भी नहीं है। हम उस रास्ते की तरफ बढ़ रहे हैं ठीक करने के लिए, ठीक नहीं हो पा रहा लेकिन वो चीज़। और बैंक अभी भी करते हैं छुपाना और ये सब करना, क्योंकि ये अच्छा भला स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस जो हैं ये दी थी आरबीआई ने फरवरी 2018 में। सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया। फिर आरबीआई मन मारकर जून 2019 में एक प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क फॉर रेजोल्यूशन ऑफ स्टेट एसेट्स के ऊपर एक गाइडलाइन लेकर आती है, जो कि फरवरी 2018 वाली गाइडलाइन से कम स्ट्रिक्ट थी, कम हार्श थी। आरबीआई ज़्यादा अच्छे से जानता है बैंकों को संभालना, और जब वक्त का तकाजा वही कहता है कि बहुत ज़्यादा स्टेट बनना पड़ेगा तो आरबीआई को संभाल लेना चाहिए। लेकिन वही है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो केस पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया आरबीआई को उन सारे स्टेप्स को। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि चलो स्टेप्स को ज़रा एक बार रिकॉल करो, आपने क्या क्या सीखा अभी तक यहाँ पर इतने स्टेप यहाँ तक आते आते। नंबर 1, बैड बैंक्स। बैड बैंक्स लेकिन किसका स्टेप है? मॉनेटरी पॉलिसी या फिस्कल पॉलिसी? फिस्कल। क्यों? क्योंकि सरकार के द्वारा सेटअप करा जा रहा है, इनडायरेक्ट बेल आउट पैकेज है एक प्रकार से, ठीक है। उसके बाद बैंकों की खुद की डिस्क्रिशनरी पावर क्या है कि किसको वो रख लें, वो खरीद लेंगे इनसे, इनके एनपीए। मैं कह रहा हूं बैंकों के पास है खुद की इंडिपेंडेंस क्या है? तो बैंकों के पास खुद के बेसिकली वो क्या है कि इंडिपेंडेंस, कि वो खुद से क्या कर सकते हैं कि हमारे एनपीए खरीद लो। एआरसी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, एक खोल सकते हैं कि मल्टीपल? मल्टीपल खोलने की परमिशन किसने दी? कौन से एक्ट ने? सारफेसी एक्ट रिकमेंड करा था और वो रियलिटी बन गई, ठीक है। इसके अलावा क्या आरबीआई ने बैंकों को क्या बोल रखा है? कौन सा रेशियो कवर अप करो? पीसीआर। अभी पीसीआर क्या है? पुलिस की पीसीआर वैन। हाँ, वो तो ठीक है, अंग्रेजी नहीं पूछ रहा हूँ मतलब जितना अगर एनपीए बन गया है उसी के बिल्कुल सामने, हाँ, उतना पैसा सामने रख लो। अगर आपको पता है कि कल को आपके 20,000 कहीं लगने हैं गौरव, तो आपके पास जो अभी 20,000 आप उसको क्यों खर्च करोगे? है कि नहीं? उससे वो चीज कवर अप करोगे ना कि 20,000 के जाके मोमोज खाया होगे जाकर। ये चीज है। तो कुछ कुछ स्टेप्स आपको समझ में आ गए अभी तक? अब हम लोग एक बार के लिए जानते हैं ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए। ग्रॉस और नेट के बीच में अभी तक तो आपको देखो फर्क पता ही है नेशनल इनकम वाले चैप्टर से। एक बार के लिए फिर भी जानते हैं। ग्रॉस एनपीए इज द टोटल अमाउंट दैट हैव बीन डिफॉल्टेड बाय द बोरोअर्स विद इन द टाइम फ्रेम, मतलब जिस टाइम फ्रेम में उनको वो पैसा वापस करना था वो नहीं कर पाए, विद इन द प्रोवाइडेड पीरियड। टोटल अमाउंट। ग्रॉस एनपीए डज नॉट अमाउंट टू द एक्चुअल लॉस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और ऑर्गेनाइजेशन कौन सा? मतलब ऐसा नहीं होता कि इससे लॉस हो ही जाएगा बैंक वगैरह का या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, बिकॉज द प्रोविजन फॉर अनपेड डेट्स हैज नॉट बीन डिडक्टेड। उन्होंने अपने जो बैलेंस शीट्स होती हैं बैंक यहाँ पर, उसमें जो अनपेड, अच्छा अनपेड डेट क्या हुआ? एग्जांपल देके समझाना जरा मुझे। जो चुकाया नहीं गया है ना, उसको अभी तक, हाँ, उसको अभी तक ये डिडक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना, ज़रूरी नहीं है ना कि मतलब एक प्रकार से ये पैसा बिल्कुल ही वापस नहीं आएगा। क्योंकि इन सब चीज़ों के पीछे ना आप लोग बस पता है इस पॉइंट को पकड़ के रखो, इन सब चीज़ों के पीछे कभी कभार कंपनी यार खुद भी यहाँ पर फंस जाती है इस पॉइंट पे। कहाँ गया वाला पॉइंट? ये डिले इन प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। बैंक वाले आएंगे, बात करेंगे, आपकी कंपनी का जो सीईओ होगा वो बैठ के समझाएगा, देखो सर ऐसा है, हमने रिफाइनरी के अंदर इतना इतना पैसा लगा रखा है, अभी हमारी बात ये चल रही है, अभी यहाँ पर टोल बनने वाला है, सरकार से पीछे से परमिशन मिल नहीं पा रही है, अभी टाइम लगेगा, हम कुछ कह नहीं सकते हैं, हमारी कंपनी का केस कोर्ट में चला गया है, हमने जहाँ पर लैंड ऑक्यूपाई कर रखा था वहाँ कुछ ट्राइबल लोग रह रहे थे,
और किसी वकील ने हमारा केस सुप्रीम कोर्ट में डाल दिया है कि हमने उनको लैंड से भगाया और रिहेबिलिटेशन नहीं करवाया। बहुत सारी चीज़ होती है, हम समझ रहे हो ना, मतलब जहाँ पर 500 करोड़ जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अगर इन्वॉल्व हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं आपको एक रियलिटी बताऊँ, वास्तविकता बताऊँ, जब ऐसे बड़े बड़े जो कंपनीज होती है, जब 500 हज़ार करोड़ के जो प्रोजेक्ट बनाती है, तो राइवल कंपनीज भी केसेस डालती थी इनके खिलाफ कोर्ट वगैरह में या कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास, ताकि इनका प्रोजेक्ट और डिले हो जाए, इनका दिवालिया घोषित हो जाए। ठीक है, इट डज नॉट अमाउंट टू द actual loss of the organization because the provision for unpaid debt has now been deducted from the balance sheet. Gross NPA leads to bad effect on the company's goodwill और उसकी इक्विटी वैल्यू को कम कर देता है। वो इस वजह से, देखो गुडविल इस वजह से, क्योंकि अब वो डायरेक्टली नहीं कम, ये वैसे तो देखो कौन ही आके बताएगा बैंक वगैरह कि हमारा ऐसा ऐसा लॉस हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अब उतना पैसा होता नहीं है ना सर्कुलेट करने के लिए, और इक्विटी वैल्यू कैसे कम हो जाती है उनकी, क्योंकि अभी आपने देखा कि जो बैंक्स के प्रमोटर्स वगैरह जो होते हैं उनको ये लॉस उठाना पड़ता है अल्टीमेटली। ये वाला पॉइंट था ना अगर एनपीए में, इट लीड्स टू क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस इन द मार्केट और द शेयर होल्डर्स ऑफ द बैंक विल लूज अ लॉट ऑफ मनी, क्योंकि बैंक देमसेल्व्स विल फाइंड इट टफ टू सर्वाइव इन द मार्केट। 1000 करोड़, 2000 करोड़, 3000 करोड़, 10,000 करोड़ चले गए, वापस नहीं आ रहे हैं। सोच उसके देखो जरा, जो दिए थे, ब्याज को भूल जाओ, जो दिए थे वही नहीं आ रहे वापस। अब नेट क्या कोई भी चीज होती है, हाँ किसका किसका, ये वाला, हाँ ग्रॉस एनपीए की वजह से एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन को लॉस नहीं होता। ये वाली चीज ना बैलेंस शीट से रिलेटेड है, क्योंकि ग्रॉस एनपीए को कोई भी बैंक ना अपनी बैलेंस शीट के अंदर डिडक्ट करते हुए नहीं दिखाता है उस अनपेड डेट को। समझ गए? वो इसलिए क्योंकि ऐसा भी नहीं होगा यार, कंपनी ने अगर पैसे लिए हैं तो कुछ भी किस्तें नहीं दी होंगी, देर से ही सही दी तो होंगी ना कुछ, बैंकों के पास कुछ तो आई है। अब बैंक अपनी रिकवरी के चक्कर में पता है क्या करते रहते हैं, और इंस्टॉलमेंट फिर रिलीज करते रहते हैं। अब वो भी क्या करें, जैसे सामने वाले ने बोला बैंक को, जैसे आप कंपनी के सीईओ से मिले, आप बैंक वाले, आप उनके पास गए कि आप कह रहे हो सर जी, शर्मा जी आप बताओ कि आप कह रहे हो कि हम आपको 250 करोड़ और देते हैं, आपने पिछले जो हमें 75 करोड़ दिए थे आप उस पर कुछ नहीं दे रहे हो। उन्होंने कहा सर अगर आप ये 250 करोड़ नहीं दोगे, ये आगे कंप्लीट नहीं हो पाएगा, टोल नहीं बनेगा, फिर पैसे की रिकवरी नहीं आ पाएगी, आप भी रुकोगे हम भी अटकेंगे। बैंक को भी लगता बात तो सही है, तो बैंक उस चक्कर में अगली इंस्टॉलमेंट रिलीज कर देता है। फिर चलो 250 करोड़ रिलीज कर दिए, फिर वो आ गए 350 करोड़ मांगने या 75 करोड़ या 30 करोड़ मांगने, फिर वो कहते हैं आपने अभी तक वो नहीं दिया, वो कहते हैं अभी और कंप्लीट होना बाकी रह गया। अब ऐसा नहीं है, अब ये मैं सुना कि फ्रेश लोन मिल रहा है, एक एक्चुअल लोन जो मिलता है मैंने आपको बताया ना, अभी ये सेपरेट पार्ट्स में जाकर ये रिलीज होता है। लेकिन बैंकों को उम्मीद रहती है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है तो इससे हमें वापस मिलेगा, लेकिन ऐसा करते 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 अब आप समझ गए वो रास्ता कहाँ पर कैसे जा रहा है मयूर, श्रेया, कि जो एनपीए है, जो यहाँ पर ये जो प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क के अंतर्गत इन्होंने बैंकों को बोला आरबीआई ने कि अर्ली रिकॉग्नाइज कर लो, रिपोर्ट कर दो ऐसे डिफॉल्टर्स को। अब समझ गए डिफॉल्टर्स रिपोर्ट कैसे हो जाएंगे, 75 करोड़ में से कुछ भी नहीं मिला वापस, अगले गए 50 करोड़ तब भी कुछ नहीं आ रहा है, फिर गए 125 करोड़ तब भी कुछ नहीं आ रहा है। वो कहते हैं भाई अलग ही ये तो चू बना रहे, तो तुम लेते जा रहे हो, कुछ भी जब तुम्हारी रिकवरी हो ही नहीं रही है तो तुम लेते क्यों जा रहे हो। अब बैंक वाले इस भरोसे के अंदर देते भी चले जाते हैं कि यार वो भी सही बोल रहे हैं, 100 किलोमीटर का हाईवे बनना था, अब वो बीच में 35 किलोमीटर पे अटका पड़ा है, जब तक वो बनेगा ही नहीं तो उनके पास भी पैसा कहाँ से आ जाएगा। तो बैंक इस चक्कर में चलो बनाते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं। अब कंपनी उनको दिलासा देती रहती है ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अंदर कि सर जी कंप्लीट ही नहीं होगा तो इस कंस्ट्रक्शन मटेरियल में हम ईंट और ये सीमेंट की बोरियां थोड़ी ना रोड पे बैठ के बेचेंगे, एक बार ये बिल्डिंग तो कंप्लीट हो जान दो, इसको 5 स्टार होटल तो बन जा दो, लोगों को आने तो दो यहाँ पर, फिर आप देखना मजे। अब जब
लोन मांगने जाते हैं तब ये बताते नहीं है। अच्छा, बैंक वालों ने इतना दिमाग क्यों नहीं लगाया होता है? यही तो बेवकूफ़ी है, यही तो हमने पढ़ा था यहाँ पर। अब देखो सारे डॉट आपको एक एक करके कनेक्ट हो जाएंगे। लैक ऑफ ड्यू डिलीजेंस एंड बैकग्राउंड चेक बाय द पब्लिक सेक्टर बैंक्स बिफोर गिविंग लोन्स। बैंकों को ये वाली बात पता होनी चाहिए थी ना कि अगर 100 किलोमीटर का 500, अगर 500 तो बहुत ज़्यादा हो गया, 50 किलोमीटर 30 किलोमीटर का अगर हाईवे है तो वो भले ही कह रहे पैसा अगर आपको दे देंगे, चलो ठीक है, आपको लगा था उनके पास रकम होगी तो वो दे दिया करेंगे, वो दे दिया करेंगे कैसे भी करके। अब जब सामने वाला अगर तुमसे ये बोल देगा कि अगर पूरी पूरी रकम नहीं आई तब तक यहाँ पर टोल प्लाजा और ये सब ये नहीं बनेगा, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, अब तो तुम फंस जाओगे। तो तुमने बैकग्राउंड चेक क्यों नहीं करा उस पर्सन का पहले कि उसके पास कुछ ऐसा कुछ बैलेंस पड़ा हुआ है कि जब तक ये हाईवे वगैरह कंप्लीट होगा, हाईवे से पैसा आने के बावजूद उनके पास कुछ खुद की जेब में पैसा है हमें चुकाने के लिए, हम क्यों वेट करें फिर हाईवे के कंप्लीट होने का? ऐसे तो फिर हम एक साथ रिलीज ना करते पूरा पूरा पेमेंट, ये क्या कहते हैं 1000 करोड़ का। अब सारे पॉइंट कनेक्ट हो रहे हैं धीरे धीरे करके, इसलिए क्लैरिटी मिल रही है, इसलिए मैं वर्ड टू वर्ड आराम से पढ़ाते चल रहा था। हाँ, इक्विटी वैल्यू जो यार वो गिर जाती है ना, शेयर होल्डर अपना पैसा खींच लेते हैं, क्योंकि मुझे अंदर की खबर मिली या ये न्यूज़ लीक हो गई बाहर की कि ये बैंक जो है ये ऐसा ऐसा करके इसका दिवालिया घोषित हो गया है या इसका एनपीए बढ़ गया है, तो अब वो बैंक ना लोन दे सकेगा ना ऐसा कर सकेगा, खुद के सर्वाइवल के उसके लाले पड़ेंगे, लोग अपना पैसा खींचने लग जाएंगे, तो बस इक्विटी वैल्यू गिरने लग जाती है। अब दोस्तों ये वाला जो पॉइंट है ना, जैसा श्रेया आपने अभी पूछा कि इसकी इक्विटी वैल्यू कैसे कम हो जाएगी किसी की भी, येस बैंक का क्राइसिस हुआ जैसे, भले उसका एनपीए वगैरह का इशू नहीं था, लेकिन एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये इक्विटी वैल्यू को कम करने से रिलेटेड एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, किसी भी सिचुएशन के अंदर हो सकती है ना वो, तो बैंक की इक्विटी गिर क्यों रही है, हमें तो ये पॉइंट पकड़ना है ना। कोई भी इशू हो सकता है, वो अंदर उसके इंटरनल डिफेक्ट हो, वो कोई न्यूज़ बाहर आ गई हो, कुछ भी आ गया हो। अब अभी तक उसके शेयर्स की वैल्यू, मतलब मान लो ये येस बैंक का, मैं आपके सामने देखो ये चार्ट ओपन कर रहा हूँ, ये इसका सेकेंडरी मार्केट का चार्ट है शेयर मार्केट का, ये मैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर गया, इसके स्टॉक पर मैंने क्लिक करा और ये मैं गया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर येस बैंक का क्राइसिस कब हुआ? येस बैंक का क्राइसिस होता है, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, येस बैंक क्राइसिस कॉज वाइड स्प्रेड पैनिक इन मार्च 2020, ठीक है। अब मार्च 2020, मैं यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन बना रहा हूँ ये वाली, ठीक है, 2 मार्च 2020 को। अभी तक इसकी इक्विटी में कितनी ज़्यादा हलचल थी, कितनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी, और मैं इसको यहाँ पर चल के दिखाता हूँ एक बार के लिए आपको। ठीक है, यहाँ पर कितनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी। ये शेयर अपना अच्छा खासा जो था, जब तक ये इशू नहीं हुआ था, बढ़ रहा था और यहाँ तक ये बढ़ते बढ़ते 18 मार्च तक गया। जैसे येस बैंक के न्यूज़ जो था, ये जो इशू था, इसकी खबर बाहर आई, आप ये देखो शेयर होल्डर कितना ज़्यादा डिसइंटरेस्टेड हो गए, पूरे का पूरा जो इसका जोन था, ये यहाँ से गिरते हुए ये सब कुछ एक कंसोलिडेशन मोड पर चला गया। ये देखो, ये देखो, और कितने ज़्यादा टाइम तक, इतने ज़्यादा टाइम तक कि आज तक जूझ रहा है। और पहले देखो, ये सब क्या है, शेयर होल्डर्स ने अपने पैसे निकाल लिए। शेयर होल्डर्स ने अपने पैसे निकाल लिए, जहां पर जिस रेट पर मान लो ये
जिस रेट पर ये मान लो कितना रेट है ये 23 समथिंग रुपीस, ये आज भी उसी एरिया में ही स्ट्रगल कर रहा है। देखो 23 और 25 रुपए के बीच में घूम रहा है। अभी इसकी जो वैल्यू चल रही है वो 16 रुपए चल रही है। एक टाइम पर ये ऊपर कितना गया था, ये यहां चल रहा था 403 रुपए। कहां गया ये पैसा, क्यों गिर गया इसके शेयर होल्डर से अपना पैसा खींच लिया एक इशू की वजह से। देख रहे हो आज भी मुशक्कत कर रहा है और कब से जूझ रहा है। अगर आप ये टाइम फ्रेम अगर ये आप देखो, मैंने ये आपके सामने ऑरेंज लाइन पहले मार्क कर दी थी, 16 मार्च 2020 की बात है। ग्रीन कैंडल मतलब ऊपर जाना, रेड कैंडल नीचे आना। ये तब से नीचे जब से आ रहा है इधर से लेकर, और आज देख लो इस एरिया तक कितना है आज। ये वाली जो कैंडल जो है मंडे की है 24 जुलाई 2023, ये यहाँ तक अभी तक जूझ रहा है। 23 मार्च 2020 से ये 24 जुलाई 2023 तक ये जूझ रहा है इतना। अब जिनका पैसा यहाँ फंसा है वो फंसा ही रह गया। बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा वो अलग बात है, लेकिन एक ही जगह पर कंसल्ट कर रहा है। ये इक्विटी वैल्यू वाली बात समझ में आई आप सबको। बोलो हाँ बताओ। येस बैंक अभी भी चलता, तभी तो शेयर मार्केट के अंदर है, डीलिस्ट थोड़ी ना हो गया। येस बैंक के अंदर अगर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी है आप कर सकते हो, या लेकिन अभी के लिए सिचुएशन अभी ठीक नहीं है। सस्ता है, 16 रुपये का है, तो हाँ ऐसा है कि 100 शेयर्स खरीद के छोड़ दो, बढ़ेगा टाइम के साथ साथ। और वो है ऐसा, और ये भी नहीं होता कि डीलिस्ट हो जाता है और ऐसा कुछ करके, लेकिन उससे बेटर आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं। ठीक है, ये भी नहीं कि अंधाधुंध किसी के अंदर भी पैसा डाल दिया आपने। कुछ खाते हैं तभी तो वो शेयर मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहा है, लोगों के डिपॉजिट आते हैं तभी तो। ट्रस्ट इसलिए कर लेते हैं, देखो एक बार इशू जैसे हो गया, ठीक है, जिनके ये खाते थे कुछ भी था, जिनके छोटे छोटे खाते थे, जिनको आरबीआई के कहने पर वो पैसे वापस मिल गए थे, तो वो क्यों मतलब ऐसा वो करेंगे कि अपना मतलब पैसा खींच लेना है। जो भी है देखो वो डिपेंड करता है यार। तो फिर फिलहाल हम बात करते हैं नेट एनपीए की। नेट एनपीए इज द अमाउंट दैट रिजल्ट्स आफ्टर डिडक्टिंग प्रोविजन फॉर अनपेड डेट्स फ्रॉम द ग्रॉस एनपीए। जो अनपेड डेट है यहाँ पर माइनस नहीं हुए थे, डिडक्ट नहीं हुए थे, लेकिन यहाँ डिडक्ट करे जाते हैं, तब वो बनता है नेट एनपीए। नेट एनपीए अमाउंट्स टू द एक्चुअल लॉस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि यहाँ पर आप अनपेड लोन्स को डिडक्ट करके दिखाते हो अपनी बैलेंस शीट्स के अंदर, जिसकी वजह से जो बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कंपनी या जिसके भी कैश रिजर्व्स होते हैं, दिस लीड्स टू लो प्रॉफिटेबिलिटी एंड लो लिक्विडिटी इन द कंपनीज कैश रिजर्व्स। तो ट्रू पिक्चर किस में रिवील होती है पहले बताओ एनपीए की, ग्रॉस में कि नेट में? नेट में। और क्यों, रीजन क्या इसके पीछे? वो डिडक्ट होते हैं। अब यहां पर एक बात बताओ, इन्होंने ये जो अनपेड डेट है ये डिडक्ट नहीं करे तो क्या ये तो अपने आप को खुश करने वाली बात नहीं होगी? बताना जरा शायद, खुश करने वाली बात हुई कि नहीं हुई कि हाँ भाई आएगा आएगा उम्मीद में बैठे हुए, मतलब वो करके डिडक्ट करके नहीं दिखा रहे। अरे तुम्हारी बैलेंस शीट में डालने से क्या नहीं होगा, कुछ दिन के बाद आरबीआई पकड़ लेगा तुम्हें। जो साफ साफ है वो पिक्चर रख दो ना सामने। अरे मतलब वो जो अनपेड डेट है ना,
जो अभी तक मतलब बैंकों के पास जो जिन्होंने लोन दे रखा था मतलब वो पैसा बिल्कुल भी नहीं आया, मतलब अभी वो वापस यहाँ पर वो कैंसिल करके दिखाया नहीं जाता, यहाँ पर वो कैंसिल करके दिखाया जाता है कि इतना घाटे में चल रहे हैं हम। सर मैं तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।